नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट की। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। दुनिया भर में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बीते कुछ सालों से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। खराब लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज़ अब आम बीमारियों में गिनी जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जहां जेनेटिक कारण की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रभावित करती है, वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ खराब लाइफस्टाइल और असंतुलित डाइट की देन है, जिसे रोकना हमारे अपने ही हाथों में है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट का पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देता है या बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। आपको पता है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक भारत में डायबिटीज़ के करीब 7 करोड़ 70 लाख मरीज थे। 2030 तक यह संख्या 10 करोड़ हो सकती है। आज के शो में समझते हैं कि कौन हो रहे हैं डायबिटीज़ के शिकार, क्या है रिस्क फैक्टर, क्या है लाइफस्टाइल की वो गलतियां जो डायबिटीज़ को न्योता देती है, और अपने आप को डायबिटीज़ से बचाकर कैसे रखें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है गुवाहाटी के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिमुर रियाज। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आज क्यों लगता है आपको कि भारत जो है वो दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है? यस, आपने बहुत अच्छा कहा कि आज के तारीख में चाइना अभी तक नंबर 1 है, और जिस तेज़ी से ये हमारे देश में बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ये दुनिया का हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड बोलेंगे। पहले हम डायबिटीज़ क्या है ये मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे ऑडियंस है, दर्शक हैं, वो जाने कि डायबिटीज़, जैसे आपने कहा, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे जो शुगर खुद से रेगुलेट नहीं हो पाता है। शरीर में एक ऑर्गेन होता है जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, उसका काम होता है इंसुलिन निकालना। वो इंसुलिन जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए वो एक मीडियम की तरह एक रोल प्ले करता है। डायबिटीज़, खास करके जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें इंसुलिन बनना कम हो जाता है। साथ ही साथ देखा गया है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसका ये मतलब है कि उस पेशेंट्स या उस इंसान के शरीर में इंसुलिन होते हुए भी शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसका एक कारण ओबेसिटी भी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ये सब फैक्टर मिला के टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है अचानक से। ये नॉर्मली छोटे बच्चों में पाया जाता है या किसी भी उम्र में ये हो सकता है। और इस तरह के जो मरीज होते हैं उनको जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से। और आज के तारीख में अगर हम देखा जाए, जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस आया है, जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये इसका जो हमारे मेडिकल भाषा में अगर साइड इफेक्ट बोले कि बहुत हर चीज़ जब इजीली एसेसिबल हो जाए वो टिप ऑफ फिंगर, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही है। तो डायबिटीज़ के लिए भी एक मेजर कारण है। जब 20 साल 30 साल पहले अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो स्कूल कैसे लोग बाय वॉकिंग जाते थे, या जो लाइफस्टाइल था, आज के तारीख में है कि हर चीज़ आप लोग गाड़ी से, बाइक से, साइकिल का इस्तेमाल कम हो गया है। अब मोटराइज साइकिल हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्कूटी, बाइक। और दूसरा है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है, आज का कॉम्पिटिटिव ज़माना में मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसके वजह से भी डायबिटीज़ का संभावना बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, ये तो थे फैक्टर्स। जी जी। लक्षण किस तरह के होते हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है ना कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनमें डायबिटीज़ है, लेकिन जब चेकअप के लिए पहुंचते तब पता चलता है, और ऐसे में उनको शॉक लगता है। एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। 57% जो भी डायबिटिक लोग हैं उनको नहीं पता कि वो डायबिटीज़ रोग उनको हुआ है। जब हम सिम्टम्स के बारे में बात करें, देखिए कोई भी बीमारी का एक लक्षण होता है। जब आदमी बीमार होता है तो या उसको बुखार हो या सर्दी हो, जुकाम हो, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको अगर टेस्ट करे या क्लिनिकल हिस्ट्री से वो डायग्नोज करता है कि आपको ये बीमारी है। डायबिटीज़ रोगी, जैसे मैंने कहा कि 57% लोग को नहीं पता है कि उनको डायबिटीज़ है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है। जब उनको सिम्टम्स होता है
तब शुगर बहुत मल्टीफोल जब हाई हो तब जाके सिम्टम्स होता है। इन बीच में वो एसिम्टोमेटिकली रह के उसके वजह से क्या होता है, उनका जो भी वाइटल्स ऑर्गन है, किडनी है, आँख है, उस पर फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर, क्या पुरुषों महिलाओं में भी कुछ अलग अलग लक्षण हो सकते हैं? देखिए, अगर हम पूरा लक्षण के बात करें कि कैसे लोग को पता चले, कि एक तो कैटेगरी हो गया जिनको कुछ पता ही नहीं है, और उसके अलावा अगर जो डायबिटीज़ का लक्षण होता है वो होता है कि उनको बार बार पेशाब करने का टेंडेंसी हो, रात भर वो बाथरूम में उठ के जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं। उसी तरह उनको बार बार उनका गला सूखता है, वो पानी पीते हैं दिन में 3 लीटर 4 लीटर। भूख का मात्रा बढ़ जाना, दिन भर उनको लगेगा कुछ ना कुछ मैं खाते रहूं, खाने के बाद भी उनका वेट लॉस होता है। कोई जख्म हो, घाव हो तो वो नहीं सूखता है। उसके अलावा देखा गया है कि पुरुषों में या महिला में प्राइवेट पार्ट में ईचिंग या कोई जख्म निकल जाना वो नहीं हील होता है। तो ये सब एक डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज़ है और प्री डायबिटीज़ में क्या अंतर है? देखिए, डायबिटीज़ जैसे हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं उसके बेसिस में हम डायबिटीज़ को कैटेगरीज पे लेके आते हैं कि ये नॉर्मल है, ये बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज़ है, या इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो ब्लड शुगर है, एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। अगर किसी भी इंसान को कोई भी वक्त में अगर हम शुगर चेक करते हैं तो उसको रैंडम कहते हैं। रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ऊपर है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। उसी तरह एक शुगर टेस्ट होता है जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, कि रात को अगर वो इंसान खाना खाया उसके बाद कम से कम 10 घंटा तक अगर वो कुछ नहीं खाया और जब सुबह हम पहला सैंपल लेते हैं उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर एक नॉर्मल इंसान का 110 से नीचे होना चाहिए। एक डायबिटिक पेशेंट होने के लिए उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे अधिक। 110 और 126 के बीच में जो शुगर होगा उसको हम बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटिक कहते हैं। सेम एक और है जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, जो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद चेक किया जाता है। उसका नॉर्मल इंसान के लिए 140 से नीचे होना चाहिए, या एक डायबिटिक होने के लिए 200 से ऊपर। और इस दोनों के बीच में 140 और 200 के बीच में अगर खाने के 2 घंटे के बाद जो शुगर है उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। डॉक्टर, कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस तरह का मामला। यस, तो जैसे मैंने कहा कि जो टाइप 1 है, टाइप 1 का इटियोलॉजी नहीं पता है कि किस कारण से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। वो यूजुअली छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। लेकिन जो सबसे डेंजरस है ये जो टाइप 2, जो मोस्ट कॉमनली अगर हम देखा जाए तो सबसे कॉमन जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये जब हम पढ़ाई करते थे तो इसको कहा जाता था कि ये 40 साल, 45 साल या 50 साल के बाद होने वाली बीमारी है। बट आज के तारीख में हम क्लिनिक में देखते हैं कि बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे भी इस टाइप 2 के शिकार हैं, और कहीं ना कहीं इसमें लाइफस्टाइल एक बड़ा रोल प्ले करता है। डॉक्टर, कोविड होने के बाद तो ये समस्या और भी बड़ी है, क्या कहेंगे इस पे? यस, कोविड के वजह से देखिए, कोविड में ये डायबिटीज़, कोविड एक इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा था दुनिया के लिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, पर जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये मेंटल स्ट्रेस था हर लेवल पे, कि कोविड आएगा या आ गया तो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक मेंटल बहुत बड़ा ट्रॉमा था हर इंसान के जीवन में। प्लस बहुत सारा पोस्ट कोविड भी देखा गया है कि डायबिटीज़ का ये बढ़ गया है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हो रहा है कि किस कारण से ये सब हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बहुत कारण बड़ा फैक्टर है जी। डॉक्टर, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट की, और स्टूडियो में हमारे साथ जाने माने जो डायबिटीज़ है डॉक्टर नासिमुर रियाज उपस्थित है। जी नासिमुर जी, ब्रेक में जाने से पहले भी हम कई फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब आपसे जानना चाहेंगे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के बारे में। वो कौन सी उम्र है जब हमें अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? एग्जैक्टली। अब इसमें देखा जाता है कि अगर आपके कोई पेरेंट्स अगर डायबिटिक हैं
टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि अगर एक पेरेंट डायबिटिक है तो होने का संभावना 50% होता है बच्चों में, अगर दोनों हैं तो ये संभावना 100% हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। अब अगर कोई भी घर में अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का तो ये कहा जाता है कि जैसे ही 20 साल 21 साल हो कम से कम एक बार तो शुगर देखना चाहिए। अब बहुत आसान है आजकल शुगर देखना, ये बहुत ही सिंपल है आजकल। हर दवा के दुकान पे हर जगह आपको ग्लूकोमीटर मिलता है, लगभग लोग घर पे भी रखते हैं। अगर कोई भी पेरेंट्स डायबिटिक है तो आप एक बार अपना प्रिंट करके आप देख सकते हैं कि आपका शुगर का स्टेटस क्या है। उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ नहीं है, कोई भी इस तरह का ओबेसिटी नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो आप 30 साल 32 साल 33 साल की उम्र में भी अपना शुगर को देख सकते हैं। एक बार अगर जब आपने देख लिया और शुगर अगर विद इन नॉर्मल लिमिट है तो आने वाले 3 साल तक आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। और अगर देखा जाए कि अगर वो शुगर थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा बॉर्डर लाइन की तरफ है, तो ये कहा जाता है कि हर 6 महीने साल भर में एक बार शुगर को देख लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है मॉडर्न टेक्निक्स कितनी कारगर साबित हो रही है, कितना आसान हो रहा है डायबिटीज़ को पकड़ना? एग्जैक्टली अभी जो पहले के ज़माने में शुगर टेस्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था। लोग पेशाब में कलर वो डाल के देखते थे कि कलर चेंजिंग, उस हिसाब से वो देखते थे कि मेरा किस रेंज में शुगर हो सकता है। आजकल एक टिप ऑफ द फिंगर में जस्ट एक सिंगल प्रिक ब्लड से आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है आजकल। एक CGM कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस भी आया है। यहाँ लगा लीजिए आप 24 आवर्स में 24/7 अपना शुगर जस्ट एक मोबाइल टैप करके यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि आपका शुगर का स्टेटस क्या है। आने वाले वक्त में स्वेट से, पसीने से भी शुगर जांच का डिवाइस आ रहा है। बहुत सारा इस टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत एडवांसेस हैं। तो क्योंकि लोग उस प्रिक से, उस खून निकलने से भी डरते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे एडवांसेस है कि वो सेंस करके ही बता देगा कि अगले का शुगर रिपोर्ट क्या है। और फूड हैबिट्स की अगर बात करें तो फूड हैबिट्स किस तरह के होने चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किस चीज़ से परहेज करें? एग्जैक्टली ये एक इतना इम्पोर्टेंट भी है और इतना बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। इंटरेस्टिंगली ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो मरीज़, वो 10 साल से 20 साल से डायबिटीज़ है, और जब पहली बार हमारे पास आते हैं या कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनका पहला सवाल है कि सर मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता हूँ, क्या सर मुझको डाइटिंग करना चाहिए। देखिए डाइटिंग यहाँ पे हम बताते हैं कि डाइटिंग का कोई लॉजिक नहीं है डायबिटीज़ में। एक प्रॉपर कंप्लीट डाइट होना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। देखिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, फैट्स भी ज़रूरी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए। खाना जो है वो एक कंप्लीट बट अ बैलेंस डाइट होना चाहिए कि जितना ज़रूरत है उतना ही खाना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। डायबिटीज़ में जो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चीनी, शक्कर, गुड़। ये क्या होता है कि जब हम अपने जबान पे देते हैं ये फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी को कोई कैलोरीज बर्न नहीं करना होता है, वो इंस्टेंटली बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हर मरीज का पहला सवाल होता है कि आलू खा सकते हैं कि नहीं? आलू खा सकते हैं कि नहीं। देखिए एकदम से ये मैं अपने मरीज़ को ये नहीं कहता हूँ कि आप एकदम से आलू नहीं खा सकते हैं। आप उसको खाइए, आप उसको बॉयल करके उसको पानी निकाल के आप अगर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें 1 पीस 2 पीस आपको आलू चला गया तो आप उसको एंजॉय करिए। कुछ ऐसा नहीं है कि आप एकदम ये एकदम नहीं छू सकते, आलू एकदम नहीं। या सबसे इंटरेस्टिंग ये भी सवाल लोग पूछते हैं कि ज़मीन का नीचे की चीज़ में हानिकारक है क्या। देखिए आलू तो ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन प्याज भी होता है, लहसुन भी होता है, अदरक भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अदरक लहसुन हम नहीं खाते हैं। तो ये सब मिथ है। खाना को बैलेंस होना चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी है कि हर आदमी को कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग होता है। हर आदमी का फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर
उनका कैलोरीज कंटेंट होना चाहिए। अगर हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं जहाँ फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो मेरा खाने का डाइट रिक्वायरमेंट अलग होगा। अगर मैं फील्ड पे काम करता हूँ या मैं रिक्शा पुल करता हूँ या मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरा कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग होगा। सो उस हिसाब से हम अपने खाने को बैलेंस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जिस तरह बताया कि फूड हैबिट्स को लेकर भी कुछ मिथ है, लेकिन इंसुलिन को लेकर भी कभी कभी मिथ है कि एक बार अगर इंसुलिन लग गया तो उसको लगाते रहना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे आप इस मिथ को? जी, देखिए इंसुलिन सबको पता है कि दुनिया में कि डायबिटीज़ इंसुलिन कम होने के कारण शरीर में डायबिटीज़ होता है, लेकिन लोग इसको लेना नहीं चाहते हैं या उसका एक्सेप्टेंस उस हिसाब से नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमी है कि हम पेशेंट को पूरे अच्छे तरीके से उसके बारे में नहीं बताते हैं। देखिए कुछ स्पेशल कैटेगरी, जैसे हमने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ में यह सही है कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है, उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब डायबिटीज़ होता है तो उसमें ऑफिशियली एक ही दवा ही अप्रूव्ड है। उसके बाद अगर शुगर नहीं कंट्रोल होता है तो हम इंसुलिन पे जाते हैं, और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है वो इंसुलिन दवा सब बंद हो जाता है। सो आप मरीज़ को कब इंसुलिन लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन कहीं से भी इंसुलिन ख़राब नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन भी है, वो बहुत सारे उसके फ़ायदे भी हैं डायबिटीज़ के अलावा। तो डायबिटीज़ में इन्फेक्शन होते भी हुए भी देखा है हमने कि तो कौन से वो कॉमन इन्फेक्शन है जो किसी भी डायबिटीज़ मरीज़ को हो सकता है? ऐसा देखिए क्या होता है जब शुगर कंट्रोल नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायबिटीज़ पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि वो डायबिटिक पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में जिस हिसाब से डायबिटीज़ है हर जगह ही डायबिटीज़ है, कोई इसका शिकार हो रहा सो वो आम इंसान के तरह, जैसे अगर हमको सर्दी जुकाम हो सकता है तो उनको भी हो सकता है। हाँ, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो तो वो बीमार ठीक होने में उनको वक्त लगता है। और जैसे पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम, अगर शुगर कंट्रोल है तो वो भी नॉर्मल आदमी की तरह जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है तब ये हीलिंग डिले हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो दवा है वो तो काफ़ी समय तक लेनी पड़ती है या फिर कह सकते हैं कि ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, तो क्या दवा का कोई बुरा असर भी पड़ता है? देखिए ये भी कहना कि ज़िंदगी भर दवा का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स ये है। लेकिन कोई भी दवा जो भी मार्केट में आता है, देखिए हमने कोविड के दौरान देखा कि कितनी तबाही थी, लेकिन एक वैक्सीन आने में कम से कम साल भर लग गया। गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन होता है कि कोई भी दवा मार्केट में आने से पहले उसको मल्टीपल लेवल पे उसके ऊपर रिसर्च होता है, उसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, हर चीज़ को देखने के बाद अगर वो देखा गया कि ये मॉलिक्यूल, ये दवा ह्यूमंस, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, तभी गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है। तो हम लोग जो भी दवा लिखते हैं या जो भी डायबिटोलॉजिस्ट या अदर फील्ड के भी जो भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी दवा लिखते हैं, ये गवर्नमेंट अप्रूव दवा ही होती है। तो इसका ये होता है कि उसका इफ़ेक्ट अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो साइड इफ़ेक्ट है। देखिए साइड इफ़ेक्ट मिनिमम कोई जैसे हेडेक हो गया, नोज़िया हो गया, वोमिटिंग, वो लगभग किसी न किसी दवा में होता है, लेकिन इफ़ेक्ट कि उससे उसको कितना फ़ायदा होगा। अगर एक पेशेंट का अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो तो आने वाले वक्त में उसका किडनी, उसका आँख या उसके जो मतलब स्ट्रोक होने की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना, या जैसे हम लोग पैर में जख्म हो के डायबिटिक फुट, ये संभावना हमेशा बहुत बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना बेशकीमती आपने वक्त हमें दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आजकल डायबिटीज़ की बीमारी आम होती जा रही है और इस बीमारी से पीड़ित लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे मरीज को सबसे ज़्यादा अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ शरीर को फिट रखना भी बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप भी सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।